सुप्रभात बच्चों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पाठ धूल का रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित धूल पाठ का पृष्ठ संख्या 8 का दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। कल हमने इसमें पृष्ठ संख्या 7 और 8 पढ़ा था। आज हम आपको 9 पढ़ाएंगे। पृष्ठ संख्या 9 का दूसरा पैराग्राफ। नीच को धूरि समान वेद वाक्य नहीं है। नीच को धूरि समान ये कह रहे हैं कि किसी वेद का वाक्य नहीं है। यहाँ पर ये जो वाक्य है नीच को धूरि समान, इसका अर्थ है कि धूल के समान कोई तुच्छ नहीं है। कौन है तुच्छ? तो ये यहाँ पे कोई वेद में वाक्य लिखा गया नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। और कह रहे हैं सती जो है, सती कौन होती है? जो स्त्री अपने पति को सब कुछ समझती है वो सती होती है। तो उसे कहा गया है कि सती उसे माथे से लगाती है मिट्टी को, और योद्धा उसे आंखों से लगाता है। और योद्धा अपनी मातृभूमि को ही सब कुछ समझता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। अब यहाँ पर इतिहास के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है यूलिसिस जो थे वो होमर महाकाव्य ओडिसी, होमर का एक महाकाव्य है ओडिसी नाम का, उसके एक पात्र हैं जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति के प्रतीक के रूप में कहा गया है। यूलिसिस जो है वो सभी कठिनाइयों से डरते नहीं थे, कभी कठिनाइयों से, तो इसीलिए यूलिसिस को कहा गया है कि कठिनाइयों से संघर्ष करने वाला व्यक्ति, ये के प्रतीक के रूप में इनको कहा गया है। कहा गया है कि इन्होंने प्रवास से लौटने पर, प्रवास मतलब कहीं और रहना, स्वदेश में जाकर रहना प्रवास कहलाता है। वहाँ पर लौटने पर जब ये लौटे अपने स्वदेश से तो इन्होंने अपनी मातृभूमि इथाका यूनान का एक स्थान है जो इनकी मातृभूमि थी, उसकी धूल चूमी आके। जब इन्होंने स्वदेश से लौटे यूलिसिस तो इन्होंने इथाका जो इनकी मातृभूमि थी वहाँ की धूल को चूमा, मतलब मातृभूमि को इन्होंने चूमा। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। और यूक्रेन भी आप जानते हैं, यूक्रेन आपने नाम सुना ही होगा। यूक्रेन के मुक्त होने पर जब यूक्रेन स्वतंत्र हो गया तो एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया। वहाँ पर सैनिकों ने उस अपनी मातृभूमि का स्पर्श किया। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? अब यहाँ पे कहा गया है कि श्रद्धा, भक्ति और स्नेह ये सब जो है इनकी चरम व्यंजना। अब व्यंजना का अर्थ यहाँ पर है किसी चीज़ का कोई विशेष अर्थ निकालना, साधारण किसी चीज़ का कोई साधारण अर्थ न निकालकर उसका विशेष अर्थ निकालना, वो कहलाता है व्यंजना। तो उसके लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। मतलब अपनी श्रद्धा और भक्ति आप किसके द्वारा दिखाते हैं? अपनी मातृभूमि के द्वारा। और उस मातृभूमि को हम कैसे चूमते हैं? धूल के द्वारा। तो कह रहे हैं इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। और कहा गया है कि यहाँ तक कि घृणा, अगर किसी से आप नफरत करते हो तो भी आपको आप कहते हैं धूल चटवा देंगे, ऐसा बोलते हो आप, है ना। या धूल झाड़ना मतलब आप जब आप विजयी हो जाते हो तो धूल झाड़ते हो। तो ऐसी क्रियाएं जो है प्रचलित है। ये कहावतें जो है वो भी धूल के संदर्भ में ही प्रचलित है। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। यहाँ पे धूल को कई रूप में बताया गया। धूल और धूली, धूली और धूरी आदि की अलग अलग व्यंजनाएं हैं। सबका अर्थ धूल है, लेकिन धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। मतलब जीवन का जो सच है वो धूल है, मिट्टी है। और धूली, धूली किसे कहा गया है? धूली जो है कविता है उसकी। और धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो कहलाता है धूली।
और जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब जहाँ पर आपको संदेह हो, वो संदिग्ध कहलाता है। और धूरी जो है लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। और धूरी कहलाता है हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो नए नए रूप है वो कहलाता है धूरी। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। ये सब जो है किससे जुड़ी हुई है? मिट्टी से, मातृभूमि से, लेकिन इनका जो है रूप है अलग अलग। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। अब मिट्टी हर जगह की अलग अलग होती है। कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो कहा गया है कि लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। लेकिन धूल जैसे ही हम शब्द कहते हैं तो शरद मतलब होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु कब होती है? विंटर्स की। तो जब वहाँ पे उजले बादल आते हैं तो ऐसा धूल का नाम आते ही हमें शरद ऋतु के सुंदर बादल याद, स्मरण में मतलब का अर्थ है यहाँ पे याद आ जाते हैं। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। और धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि धूल श्वेत तो होती नहीं है, मटमैली होती है थोड़ा सा, तो इसलिए कह रहे हैं श्वेत नाम का विशेषण। विशेषण क्या होता है? जहाँ पे विशेषता बताई जाए, वो अनावश्यक है, गलत है। वह उसका सहज रंग है, क्योंकि मिट्टी का अपना ही सहज रंग होता है, श्वेत नहीं होता है वो। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। कहा गया है कि अब हमारी देशभक्ति क्या है? हमारी देशभक्ति, पहले के लोग क्या है, हमारे अपने मिट्टी को चूमते थे, माथे पे लगाते थे, जैसे अभी हमने आपको बताया भी है इस पाठ में। लेकिन अगर हमारी देशभक्ति किसमें है? मिट्टी को आप भले ही माथे पे न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। अब पैर रखने का मतलब ये है कि कम से कम मिट्टी पर चलिए, मिट्टी पर खेलिए। आजकल के बच्चे जो मिट्टी पे नहीं खेलते उनको खेलने देना चाहिए, इसका यहाँ पे अर्थ ये है। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? अब किसान जब काम करता है, मिट्टी में अनाज उगाता है हमारे लिए, तो उसके हाथ पैर पर, मुंह पर, सब पर धूल लग जाती है। तो हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। हम हीरा जो चमकता है वो क्या है? वो असली हीरा थोड़ी ना होता है, वो कांच है। लेकिन असली हीरा हमें इस पाठ में के द्वारा क्या बताया गया है? जो बच्चे के शरीर में धूल लगे वो है असली हीरा। और धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन जो हमें चमक दिखाई दे, कांति का अर्थ है यहाँ पे चमक, हमें जो चमक दिखती है वो असली नहीं है। लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। लेकिन जो हमारे हीरे हैं, जो जिनके ऊपर धूल लगी है, जो किसान हैं हमारे, जो बच्चे हैं जो धूल में खेल रहे हैं, उनके ऊपर धूल लगी है, वो सब क्या है? वही हमारे असली हीरे हैं। और एक दिन वो अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे कि वो अमर हैं, कभी मिटने वाले नहीं हैं। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। कह रहे हैं अभी तक उन्होंने क्या, किस चीज़ का प्रमाण दिया है? कि वो अटूट है, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, संघर्ष करें, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए वो क्या है? अटूट है। हीरा वही घन चोट न टूटे। और ये भी कहा गया है कि हीरा वही है जो चोट करने से न टूटे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। जैसे आप असली हीरा होता है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन असली हीरा वही है जो चोट करने पर भी ना टूटे। जिस प्रकार से असली मनुष्य वही है, असली हीरे के रूप में मनुष्य वही है जो हर प्रकार के संघर्ष रूपी चोट को सह जाए और टूटे नहीं और हताश ना हो, आगे बढ़ता रहे। हीरे का भेद तब हम हीरे से लिपटे हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। और जब हमें अपनी इस माटी, इस धूल का असली महत्व पता चलेगा, तो हम इस धूल को भी
माथे से लगाना सीख लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है और इसके द्वारा हमने आपको कई उदाहरण के माध्यम से धूल का महत्व बताया, उसकी उपयोगिता बताई और आजकल के परिवेश में किस प्रकार से लोग अपनी माटी से अलग होते जा रहे हैं और अपनी माटी से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सब बताते हुए मैंने आपको ये बताया है कि हमारे लिए धूल का कितना महत्व है। तो आज का ये पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो हमने आपको पिछले 3 दिनों में दिए हैं, आशा करती हूँ सब कर लिए होंगे। कुछ बच्चों का आ भी रहा है, लेकिन अधिकतर बच्चों ने नहीं दिखाया अभी तक, पिछला पाठ भी नहीं दिखाया है। तो इस पाठ में अब आगे जो आपको करना है प्रश्न, वो मैं आपको बता दूं। प्रश्न संख्या 10 में खा का चौथा प्रश्न, हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला पहले आपको करना है। उसके बाद धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधूली की व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न। उसके बाद छठा है, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद 7वां है, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है। ये 4 प्रश्न आज के आपका गृह कार्य है। इन 4 प्रश्नों को आपको करना है रजिस्टर में और इसके साथ ही ये पाठ जो है समाप्त हो जाएगा आपका। और ये प्रश्न उत्तर आप करके आपका पाठ समाप्त है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।